નમસ્કાર, જય હિન્દ. તો આજે ત્રીજા સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટના એપિસોડમાં આપનું સ્વાગત છે. મેં તમને એક બહેનને વીણા વગાડતા સંભળાવ્યા. એક બહુ જ સુંદર દાર્શનિકે કહ્યું છે કે વીણાના તાર એટલા કસેલા ના હોવા જોઈએ કે એમાંથી સંગીત જ ના નીકળે, અને એટલા ઢીલાઈ ના હોવા જોઈએ કે એમાંથી સંગીત ના નીકળે. એ બિલકુલ અપ્રોપ્રિએટ કસાયેલા હોવા જોઈએ. સ્ટ્રેસના સંદર્ભમાં પણ એક્ઝેક્ટલી એવું જ છે. जैसी भी सिचुएशन बाहर आती है उसके सामने हम ऐसा रिस्पॉन्स ना दे कि टूट जाए, और ऐसा भी रिस्पॉन्स ना दे कि कुछ काम ही ना हो. जब कोई ऐसा सोचता है कि मैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, तो वो भी तो एक रिस्पॉन्स है. कम्युनिकेशन में मैंने आपको सिखाया था कि यू कैन नेवर नॉट कम्युनिकेट. ऐसा नहीं हो सकता कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो. आप कुछ भी ना बोलो तो भी कम्युनिकेट कर रहे हो कि मुझे नहीं बोलना है, अथवा मुझे इस चीज का जवाब नहीं देना है, अथवा मैं आपसे नाराज हूं, अथवा मुझे आपकी कोई बात में इंटरेस्ट नहीं है. ये तो बोला ही जा रहा है विदाउट स्पीकिंग. 2 एपिसोड की हमारी जो बात हुई थी उसमें कल मैंने ये कहा कि सिचुएशन तो जस्ट अकर होती है, हम इसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं. रिस्पॉन्ड करने के लिए हम सिचुएशन को इंटरप्रीट करते हैं, एक मीनिंग देते हैं, और जैसे मीनिंग देते हैं वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं. परसों के एपिसोड में मैंने ये कहा था कि स्ट्रेस आखिर है कौन सी बला. तो कल डेफिनेशन मैंने दी थी फिजिक्स के अनुरूप, कब बाहरी कोई चीज फोर्स आए, दबाव आए तो ऑब्जेक्ट खिसकता है, पर मल्टीपल जगह से फोर्स आए तो ऑब्जेक्ट खिसकता नहीं है, स्ट्रेसफुल हो जाता है. तो फिजिक्स में स्ट्रेस, स्ट्रेन, फटीग ये सब फिनोमिनन पढ़ने आती थी हमें इंजीनियरिंग में. तो दोस्तों अब कुल मिला के आज हम यहां पहुंचे हैं कि बिल्कुल स्ट्रेस को सिंप्लीफाई कर दे. तो इंग्लिश में बताऊं, इट्स एन इंटरप्ले विद द सिचुएशन. जो भी स्थितियां, परिस्थितियां, लोग हैं, उसके साथ हम जो इंटरप्ले कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, उसी का नाम है स्ट्रेस. अब आप कहोगे खेलने में तो मजा आता है. बढ़िया, नियम के अनुरूप खेलते हैं तो मजा आता है. जैसे नियम के बाहर खेलने गए, मजा खत्म. मान लीजिए क्रिकेट का स्टेडियम है, बैट्समैन बल्ला पकड़ के खड़ा है और सामने से 6 बॉल आने वाले हैं. ये नियम है. अभी बॉल फेंकने वाला ऐसा कहे कि वे 6 बॉल में मुझे मजा नहीं आया, मैं तो 25 बॉल एक ही समय में फेंकूंगा, कोई बॉलर बदलेगा भी नहीं. देखिए ऑडियंस भाग जाएगी, क्योंकि अब पूरा का पूरा कंपटीशन, सामने वाले का प्लेयर का कोई चांस ही नहीं, केवल एक ही लगा है. तो नियम है, नियम के अनुरूप अगर खेला जाए तो खेल है. दोस्तों मुझे इस समय फ्लोरेंस कोवेल शीन की याद आ गई. कितने सालों के बाद मैं जिस लेखिका को भूल नहीं सकता, उस लेखिका का नाम है फ्लोरेंस कोवेल शीन. इंजीनियरिंग के दिनों में मैंने पढ़ा था इनको, और वो टाइटल था गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट. शिपाल भाई, मजेदार बात है ना, 52 एपिसोड हुए, आज ही फ्लोरेंस क्यों याद आई? क्योंकि आज मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपको स्ट्रेस की डेफिनेशन में खेल की बात करूंगा. अभी स्पॉन्टेनियसली मेरा ध्यान गया है. तो खेल, जिंदगी एक खेल. बड़ौदा का कुसुम प्रकाशन और अहमदाबाद का भी एक ब्रांच, इन्होंने इसका अनुवाद प्रकाशित किया. जिंदगी एक खेल. केवल 10 रुपया की किताब लोग नहीं खरीदते. लोग तो 500 रुपया की किताब को महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसमें इतने बड़े ऐसे लिखे होते हैं कि शुरू करो और अंत तक पहुंचो तो कुछ पकड़ में ना आए. कुल मिला के कहने की बात बहुत कम होती है. आपका ये ध्यान गया ही होगा, एक आध सूत्र, एक आध शब्द अगर अपने अंदर अर्थ को प्रकाशित कर दे तो पर्याप्त होता है. फ्लोरेंस बहन ने क्या कहा? जिंदगी एक खेल. तो खेल के कुछ नियम है, आज मैं आपको नियम समझाता हूं. अब ये सिंपल सिंपल नियम में आज हम ये देखना चाहते हैं
कि नियम को समझते हैं तो कैसे रहते हैं और नियम को नहीं समझते हैं तो कैसे रहते हैं, जिंदगी कैसे जाती है। अभी आप मेरे साथ बैठे हैं, हर एक की अलग अलग मुद्रा है। अपनी मुद्रा को पकड़ के रखिए, डोंट मूव इट, ताकि वीडियो में एक दूसरे लोग एक दूसरे को देख सके। ये हरीश भाई की धर्मपत्नी का नाम शायद जयश्री है। सही कहा मैंने? अगर सही कहा तो जयश्री की मुद्रा देखिए। अभी मैं फिटनेस की एक्सरसाइज करने के बाद जब अपने आप को फाइनली स्ट्रेच करता हूं तो ये जयश्री की मुद्रा बनती है। ये हो गया जयश्री की मुद्रा को देख के मेरे अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी है उसका बाहर आना। अभी नीचे विनोदा जो बैठी है, जिन्होंने अपनी नी के ऊपर दोनों हाथ रखे हैं, ध्यान से देखिए। विनोदा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि काश जिंदगी में कोई काम ना हो और ऐसा मैं आराम करूं। मेरे घर के जंगल को तुमने देखा है, उस जंगल में मैं ऐसे बैठूं। हालांकि मैं बैठता हूं, लेकिन मैं विनोदा तेरी जैसी पोज में घंटों तक नहीं बैठ पाता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये वनस्पति पक्षी सब देखने का मैं सुख तो ले रहा हूं, लेकिन जिम्मेदारी का भाव मुझे फिर से घर में अंदर ले आता है। तो जो मेरे अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी है, उसी रेफरेंस के फ्रेम से मैं बाहर वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता हूं। ये पहले समझ लेना है। तो जब हमारी जिंदगी में कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस आती है तो हम उसका रिस्पॉन्स कहां से करते हैं? हमारे अंदर उसको इंटरप्रिट करने की जो रेफरेंस फ्रेम पड़ी है उससे करते हैं। तो देखिए, अब सूक्ष्मतम यात्रा शुरू कर रहे हैं कि हम चीजों को इंटरप्रिट कैसे करते हैं। तो चीजों को इंटरप्रिट करने के लिए हमारे पास पहले से ही फ्रेम बने हैं। तो भाग्यश्री को सुन के अच्छा लगेगा, इस रेफरेंस फ्रेम को संस्कृत में कहा संस्कार। धर्मशास्त्रों ने यह कहा कि बहुत जन्मों के संस्कार है। अब विनोदा तो यूरोप में पढ़ती है, तो वो तो कहेगी अंकल इसको तो कंडीशनिंग कहते हैं। हाँ भाई, कंडीशनिंग पकड़ो, पर कंडीशनिंग में इतना मजा नहीं आएगा जितना संस्कार में आएगा। क्योंकि संस्कार में शब्द का अर्थ करे तो संपूर्णता के अर्थ में कृति, पर की नहीं गई ऐसे, इसीलिए संस्कार के नाम पर भंगार आ जाता है। भारतीय पुरानी किताबें खोलेंगे तो 16 संस्कार की बात आएगी। अभी यहां एक व्यक्ति गिटार के पास टांगे लंबी करके पड़ा है और उसके माथे पे कपड़ा बंधा है। आप केवल देखिए। अभी ये गिटार के पास पड़ा है और माथे पे कपड़ा बंधा है, तो गिटार देख के मुझे मेरे बेटे की याद आती है, क्योंकि वो भी गिटार बजाता था। ये होगी मेरे अंदर की रेफरेंस फ्रेम कि गिटार। अब जैसे मैं गिटार को और देखूंगा तो मुझे ध्यान जाएगा कि मैं गिटार की शॉप में गया था, फिर मल्टीपल मॉडल्स देखे थे, हम बाप बेटे ने साथ में उसका शॉपिंग किया था। मैं जब पर्सनल चीजें शेयर करता हूं तो मैं की भाषा बोलता हूं, ताकि मैं जब शेयर करूं तो आप भी मैं की भाषा सुनो और आप अपने मैं के अंदर चले जाओ। मैं सेल्फ। अभी इनका, जिन्होंने ये गिटार के पास ऐसा पोजीशन बनाया है, ऐसा पोजीशन बनाने के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। जैसे आज तो 102 के सामने अपनी इंप्रेशन बनानी है भाई, इसीलिए जरा गिटार हो, आरामदेह कुर्सी हो, टीचर को भी लगे कि मैं कोई स्ट्रेस में नहीं हूं, तुम मुझे क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाओगे, मैं चलो तुम्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाता हूं। तो हे परमात्मा, तुम्हें प्रणाम। क्योंकि ये एक फिजिकल पोस्चर जो है वो स्ट्रेस फ्रीनेस का एक इंडिकेटर है। हालांकि मैं एंडोर्स नहीं करता, हाँ, ऐसे पोजीशन लेने से अगर स्ट्रेस दूर हो जाता तो सब लोग ऐसे पोजीशन ले लेते। हाँ, पोजीशन सहायक जरूर होता है, क्योंकि उसके भी संस्कार बने हैं। तो दोस्तों, संस्कार कैसे बने हैं?
तीन चीजों से हमारे संस्कार बने हैं। बचपन से बड़े होते होते हमने जितना सुना है, जितना देखा है, उससे हमारे संस्कार बने हैं। जैसे अपने माता पिता को बड़े प्यार से पेश आते हुए अगर आप बड़े हुए हैं और आप पुरुष है तो आप पत्नी में से वही चाहोगे, आप स्त्री है तो पति में से वही चाहोगे, क्योंकि ये एक रेफरेंस फ्रेम बनी है कि पति पत्नी कैसे पेश आते हैं। अगर झगड़ालू किस्म के माता पिता का व्यवहार रहा तो आप भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए झगड़ा ही करोगे। देखिए, एक मेरे परम मित्र है, हम दोनों मिलके एक बड़ा मिशन चला रहे हैं। इनका नाम लेने में मुझे बहुत गौरव महसूस होता है। हसमुख पटेल, आईपीएस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, गुजरात में वो गांधी माने जाते हैं, सूरत वाले लोग तो इनको जानते हैं। तो हसमुख भाई और हम दोनों मिलके पेरेंटिंग फॉर पीस, P4P नामक एक कार्यक्रम चलाते हैं। क्या है उसके पीछे लॉजिक? पेरेंट्स को हर एक चीज का सॉल्यूशन झगड़ा करने से लाते हुए देखकर बच्चे यही ठान लेते हैं कि हर एक सॉल्यूशन केवल झगड़ा करने से ही आएगा। अब देखिए, अनजाने में माता पिता कितनी बड़ी गलती कर देते हैं परवरिश में। फिर ऐसे माता पिता पछताते हैं जब इनकी बेटियां ससुराल से लौटती है, तब वो चूक जाते हैं कि उन्होंने ही ये डिजाइन किया था कि झगड़ा पशुओं के बीच में होता है, इंसानों के बीच में झगड़ा नहीं होता। क्रोध अपनी अक्षमता का प्रदर्शन है। ये सूत्र अपनी डायरी में लिख डालिए। अगर आप क्रोध करते हैं तो आपकी अक्षमता है। क्षमता वाले लोग क्रोध नहीं करते, वो माफ करते हैं। तो आपकी मानवता की पहचान ये है कि कितनी भी विपरीत स्थितियों में क्या बिना क्रोध किए आप माफ करके बात कर सकते हैं? तो संस्कार की पहली बात मैंने बताई, माता पिता से आता है। अब मैं जब माता पिता बोलूं तो सब लोग आ गए, परिवार पूरा समग्र, सभी बड़े। इतना ही क्या, सिबलिंग भी, बड़ा भाई छोटा भाई, घर में जो भी है, तो पूरा घर का माहौल। तो माता पिता आपके छोटे भाई के साथ कुछ व्यवहार करते हैं, उससे आप सीख जाते हैं कि न्याय कैसे करते हैं, अन्याय कैसे करते हैं, फेवर कैसे करते हैं। आपने देखा होगा, बच्चों को घर में टॉफी की ना बोलो, उस बच्चे को लेकर के किसी के घर मेहमान बन के जाओ, अब वो मेजबान है ना, वो टॉफी ऑफर करता है, बच्चे आराम से ले लेते हैं। अंकल दो दीजिए ना, ऐसे करके माता पिता को शर्मिंदगी की स्थिति में बोला पहुंचा देते, क्योंकि माता पिता बोल देते वो तो नहीं खाता। बिल्कुल उसी जगह पर वो इज्जत का फालूदा बनाते, क्योंकि मौका मिल गया। अभी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, ऐसा मेजबान कहाँ मिलेगा, जो करना है करो। क्योंकि स्प्रिंग दबी थी, अब रिलीज हुई है। पहला हो गया माता पिता, अब दूसरा लेते हैं स्कूल। बाकी कुछ बचा तो एजुकेशन ने मार दिया। अब टीचर जैसे बिहेव करते हैं वैसे ही बच्चे सीख जाते हैं। ये सब इनफॉर्मल वे में सीखते हैं। इसी को संस्कार कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर माहौल, सोसाइटी, समाज, जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरे एक बेटे की बेटी है, इसका नाम है नंदिनी। नंदिनी मेरे साथ ट्रैक में आई थी, अब मेरे साथ उसका संवाद शुरू हो गया। पीहू मेरे साथ, पीहू नाम आत्मन, वो मेरे साथ ट्रैक में आई थी, जो कल उसने वेबिनार एंड होते होते गाना सुनाया था। तो ये जब बच्चे मेरे साथ आते हैं तो मैं बिल्कुल होश पूर्वक पूरे प्रोग्राम को चलाता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान होता है कि मैं जैसे पेश होऊंगा ये बच्चे तो बड़ी इंप्रेशंस दे रहे हैं, आगे जाके यही लोग लीड करने वाले हैं। तो हम क्या करें? हरीश भाई, आपका ध्यान जा रहा है कैंप साइट पर मैं बच्चों के साथ कैसे बिहेव करता हूँ? कई बार मेरी पत्नी कहती है कि अपने बच्चों के साथ तो आपने ऐसे नहीं किया, तो मैंने कहा तब अक्कल नहीं थी, अब अक्कल आई है। हर एक को जिंदगी में जब पहली संतान होती है तो वो अपनी इच्छाएं पूरी करवाने की कोशिश करते हैं, राइट? फिर धीरे धीरे अक्कल आती है कि भाई इनकी भी एक इच्छा होती है।
तो मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता कि मैंने बच्चों की परवरिश में 100% परफेक्शन किया। परफेक्शन का ध्यान जरूर रहा, इसलिए मैं बता चुका हूं, आदर्श जैसा कुछ नहीं होता। आदर्श का ख्याल रखते हुए हम काम करें तो धीरे धीरे आदर्श से नजदीक जाते हैं, तब आदर्श और बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, चाकू से पोटैटो काटते समय मेरी उंगली कट गई, तो क्या मैं पूरी जिंदगी पोटैटो को छूऊंगा नहीं? अब मैं जरा ध्यान से पोटैटो को काटूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आता है ये तीसरा जो कंपोनेंट है ना, समाज, उसमें क्या क्या आएगा। अभी हरीश भाई का उदाहरण लेता हूं क्योंकि रिस्क फ्री है। हरीश भाई इन सबको मिला के रोज शाम को वो नागिन वाली कोई सीरियल देखे, वो देखेंगे नहीं लेकिन उदाहरण के तौर पे बोलो देखे, तो ध्रुति जब स्लोवाकिया में पढ़ने जाए और रात में अकेली जब हॉस्टल में पहली रात सोए तो सो ना पाए, पापा मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं वापस आती हूँ। अरे क्यों? भूत का डर लग रहा है। लोगों को सांप का, बिच्छू का, भूत का, छोटी छोटे कीटकों का डर लगता है। गरोली का तो गुजराती में बहुत डर लगता है। गरोली यानी लिजर्ड। तो मैं मानता हूं आपको कंडीशनिंग समझ में आ गया। तो ये हो गया संस्कार की प्रक्रिया मन के स्तर पर। अब मैं एक ऐसे संस्कार की प्रक्रिया की बात कहने वाला हूं जिसमें आपका कोई नियंत्रण नहीं है, वो संस्कार लेके ही आप पैदा होते हो, और वो है शरीर के अंदर बने हुए संस्कार। बताता हूं कैसे। अभी आप मंद मंद मुस्कुराते हो, मेरे सामने देख रहे हो ना। अभी पीछे से कोई एक छोटी सी नुकीली चीज आपकी पीठ में भौंके, आई मीन खोसे, तो आप ऐसा नहीं कहोगे, हे मेरे प्रिय भाई आप क्या कर रहे हो? ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं करोगे। आप एक झटके से ऊ करके कूदोगे। कहां गया आपका मन? मन तो अभी भी था, यहीं पर ही है, लेकिन ये शरीर की प्रतिक्रिया। यहां डॉक्टर वैशाली बहन वगैरह जो भी हो कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। मैं तो कहूंगा शरीर के अंदर कुछ एक संस्कार बने हुए हैं, इसको नियम कह सकते हैं। मैं आज बात शुरू की है नियम की। तो जब कोई प्रतिक्रिया आप करते हैं वो भी नियम से ही कर रहे हैं, क्योंकि पहले कुछ बना हुआ है। अब श्रीपाल भाई वगैरह जैन लोगों को ये शब्द सुन के बहुत अच्छा लगेगा। हमारे संस्कार को देखते हुए हम उसकी उदीर्णा कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई घटना घट गई। अब घटना में हमारा कुछ मन अपसेट था, अब याद करते हैं उस घटना को, फिर से अपसेट हो जाते हैं। उसके बदले बिल्कुल सटीकता से उसको याद करने के लिए ही बैठे और कुछ किए बिना केवल उसको याद करते, घटना शुरू से एंड तक देखते जाइए, फिर से शुरू कीजिए, फिर से देखते जाइए। ऐसे 4 5 6 बार देखते मालूम पड़ेगा कि घटना घट गई, लेकिन आपने उसके साथ बहुत लंबी स्टोरी बनाई है और वो स्टोरी आज भी पकड़ के चल रहे हो। तो घटना प्लस अपसेट इज इक्वल टू स्टोरी। देखते जाओगे तो पकड़ में आएगा, घटना घट गई है, स्टोरी अभी पकड़ के रखी, अब आप उसको छोड़ दोगे, उसका अपसेट छोड़ दोगे। नाउ यू आर ड्रीवन बाय ओनली योर चॉइस, नॉट ड्रीवन बाय पास्ट। हाँ, इन्फॉर्म बाय पास्ट, यस। कुछ पास्ट में घट गया है उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी, ड्रीवन नहीं रहेगी। समझ में आया? अब जीवी लेना क्या है बताता हूं, गा के सुनाओ। लग जा गले के फिर ये मुलाकात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। पहली पंक्ति में थोड़ी मैंने गलती कर दी। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, तो ये हर एक पल को मैं जी लूं। जो है समा कल हो ना हो, जी भर के जियो, ऐसा कुछ गाना था।
जी लेने में क्या करते हैं, हमारा 100% इन्वॉल्वमेंट है। हम उसी मोमेंट को जैसे महसूस करते थे वैसे महसूस करें। कैसे? जैसे मैं रद्दी भाई के घर सूरत गया था, हम दोनों मिलके डूमस गए, मैंने दरिया में स्नान किया, उन्होंने कुछ म्यूजिक बजाया, और आज मैं गांधीनगर बैठ के उसको याद करता हूं और कैसे जीता हूं, मेरे मुंह से सीटी बजने लगती है, मैं डांस करने लगता हूं। ये मेरा जीना हो गया। मैं घटना को याद करते करते सेम मोमेंट को फिर से जी रहा हूं। ये जीना है। याद आया डूमस वाला सीन रजनी भाई? अभी देखिए मैं जो कर रहा हूं, ये है सब इंटरप्रिटेशन की गेम। प्रभाबेन, मैं रजनी भाई को जिंदगी में कभी मिला नहीं हूं। अब मिलना किसको कहते हैं? इनके शरीर को नहीं मिला। अभी पिछले 50 दिन से मेरे साथ चल रहे हैं तो मिला ही हूं। अब किसको मिलना कहते हैं? हाथ मिलाना कि दिल को मिलाना? हाथ को मिलाना कि विचार को मिलाना? पास पास में बैठना कि साथ साथ होना? तो मैं ऑडियंस को बता दूं, यहाँ मैं जिनके नाम लेकर के कुछ स्टोरी बना के कहता हूं, वो सब मेरा इसी मोमेंट पर किया गया इंटरप्रिटेशन है। क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देयर इज ऑलवेज ए चॉइस हाउ यू इंटरप्रिट ए क्वेश्चन ऑफ ए डियर फ्रेंड। हमारे यहाँ कोई गुजर जाए ना, तो बैसणु नामक परंपरा थी जिसको बैठक कहते हैं, राइट? कोई मर जाता है तो उसके घर लोग 10-11 दिन तक कुछ ना कुछ विधियां चलती रहती है, परिवार के लोग आके बैठते हैं। मैं सौराष्ट्र को बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ सौराष्ट्र में शाम को भजन का कार्यक्रम रहता है, वो 12-13 दिन तक चलता है। और गुजरात में और सिटीज के अंदर बैसणु होता है, एडवर्टाइज देते हैं, फिर एक समय निश्चित समय पंडाल लगता है और लोग वहां जाते हैं। आज वो केवल फैशन बन गया है। ओरिजिनली क्या था? ऐसा था कि लोग जाकर के बैठते और पूछते कि भाई पिताजी को क्या हुआ था, तो बेटा पूरी स्टोरी सुनाता। ध्यान से सुनिएगा रजनी भाई, पहले पहले से लेकर के पूरी स्टोरी सुनाता। आपने कभी ना कभी स्टोरी कहीं ना कहीं सुनी होगी कि दोपहर तक तो बिल्कुल ठीक थे, हमारे साथ भोजन किया, फिर 4 बजे उठे, चाय भी पी और ये भी कहा कि ये खाखरा दो। फिर मैंने कहा कि पापा मैं थोड़ा चल के आऊं। हाँ बेटा आराम से चल के आ। तो फिर मैं चलने गया, वापस आया, फिर हमने साथ साथ में आरती की। आरती जैसे पूरी होकर के वो खड़े होने गए, गिर गए, फिर नहीं उठे। बेटा ये स्टोरी बार बार वैष्णो में कहते 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 पूरी की पूरी पीड़ा में से मुक्त हो जाता है। ये साइंस है, ऑन्टोलॉजी। व्हेन यू शेयर, when you share, when you share, when you share, when you share, you lose the grip of that stress. इसीलिए शेयरिंग। और शेयरिंग में करना क्या है? बिल्कुल बताना है क्या हो रहा है, क्या हुआ, कैसे हो रहा था, पहले क्या हुआ। देश में कितनी बढ़िया परंपरा थी, लोग शाम को इकट्ठा मिलकर शेयरिंग करते थे। मैं तो हैरान था, मेरे दादाजी का मुझे खत मिला, वो भी उन्होंने लिखा था लाल कलर की अक्षर से, और वो रिटर्न आ गया था। उस अक्षर में जो मैंने पढ़ा, गांधी जी से भी खराब अक्षर थे इनके, तो मैंने दादाजी को ही पूछा कि ये आप क्या कहना चाहते बताइए। इन्होंने मुझे बताया वो खत में क्या लिखा था। शुगर कैन तैयार हो गई है, मैं पूरा हिंदी करके बोल रहा हूँ, इसलिए आपको भाषा की मजा नहीं आएगी, लेकिन कुछ एक लोग ना छूट जाए ऐसा मेरा भाव है। तो शुगर कैन तैयार हो गई है, अपने पूरे परिवार के साथ, सगे संबंधी मित्रों के साथ जरूर पधारिए। ये पूरा लाल कलर से लिखा गया था, इनविटेशन कंकोत्री। तो मैंने कहा फिर दादाजी क्या होता था? बोले लोग 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सप्ताह के लिए आते थे। फिर क्या क्या करते थे? तो उन्होंने घर का आंगन दिखा के कहा कि यहाँ पंडाल लगता था, सुबह में लोग 5 बजे के आसपास तैयार हो जाते थे। देखिए खेती वाले लोग हमेशा 4-4:30 बजे तैयार उठ के नहा धो करके 5 बजे तो शिरामण, यानी सुबह का ब्रेकफास्ट, एक बड़ा रोटला, मक्खन, दूध। फिर फिर क्या, सभी को एक दूसरे को मिलना, चाय पीने जाना। फिर फिर 9-9:30 बजे ठूंगो, सेकेंड डोज ऑफ ब्रेकफास्ट। उसमें क्या करते थे, या पंडाल के नीचे गरम गरम भजिया, विविध प्रकार के नमकीन बनते थे, फिर वो खाते थे। फिर क्या, फिर बैठ के आराम से 12 बजे तक बात करते थे।
फिर 12 बजे फिर भोजन। देखिए मैं हैरान था ये सुन के कि 5 साढ़े 5 बजे उन्होंने एक बड़ा रोटला खाया है, 9 बजे भजिया खाया, बोंडे आलू बंडा, अब 12 बजे तक केवल बैठे हैं। फिर आराम से वो खाना पूरा भरपूर और मिष्ठान होता था। अब जिन लोगों को खेत में जाके खाने का मन है तो खेत में भी एक पंडाल लगता था जहां शुगर कैन है, तो शुगर कैन का जूस पीते थे और मुंह मीठा हो जाए इसके लिए साथ में कुछ नमकीन तीखा होता था। फिर गरम गरम गुड़ खाते थे उसके साथ, तो तीखी चीज के साथ। फिर फिर वहां बैठ के बातें करते। फिर 12 बजे के 1 बजे के बीच में यहाँ घर से वहां टिफिन, गुजराती में भातू, भात, तो वहां पहुंचता था। फिर वहां खाते थे। फिर क्या करते थे, फिर जिसको बातें करनी बातें, नहीं तो सो जाते थे। फिर फिर 3 साढ़े 3 4 बजे उठ के चाय के साथ फिर से ठुंगो, यानी अड़दर नाश्ता। ओके, फिर गांव में एक दूसरे के घर जाते थे और चाय पीते थे। फिर 6 साढ़े 6 7 बजे आते थे, साथ में सब लोग भक्ति भजन थोड़ा सत्संग करते थे, भोजन करते थे। फिर गरम गरम मूंगफली को सेक के खाते थे गुड़ के साथ। फिर फिर सो जाते थे। सोते समय गरम दूध रहता था। ऐसा 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन रहते थे। आज तो हम पचा भी नहीं सकते। दोस्तों मैं खुश नसीब हूं, 90 साल के मेरे फूफा को मैंने गुजराती में तांसड़ू, इतनी बड़ी कटोरी घी पीते हुए देखा है। और इतनी उम्र में बैल वाली जो गाड़ी होती है ना, अगर वो गाड़ी बिल्कुल फ्लैट पोजीशन में खड़ी है तो अपनी टांग से पीछे को दबा के गाड़ी को खड़ी कर देते। मेरे दादाजी स्वयं 95 तक घुड़सवारी करते थे। क्या समय था, क्या मजबूती थी, बिकॉज देयर वॉज नो स्ट्रेस। आज मैं आपको जो संस्कार की बात करते करते यहां पहुंच गया, लेकिन रजनी भाई का सवाल बिल्कुल जरूरी था। तो देखिए इतनी बातें करते थे, शेयरिंग करते थे, उसमें अपनी सभी भड़ास, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा निकाल देते थे। आज हमारे पास वो स्कोप ही नहीं रहा। शाम को एक दूसरे के साथ बात करने के बदले हम टीवी के सामने घुस जाते हैं। अब टीवी वाला अपना कचरा हमारे अंदर डालता है। अपना तो पर्याप्त था, अब एक्स्ट्रा कचरा और आ गया, और डेली भरते हैं, डेली भरते हैं। दोस्तों मैं कोई कोरी कथा नहीं कह रहा हूं, पहले एक एपिसोड में बता चुका हूं। कल मेरे घर पे केबल आया है, राइट। कल केबल इसीलिए आया है कि मैं पूरे दिन कुछ न कुछ मीटिंग या खेत वाला काम, वेबिनार में व्यस्त रहता हूं, और मेरी पत्नी को ये चिंता रहती है कि कुछ न कुछ होता रहता है, हम न्यूज जानना चाहिए, तो केबल लगा दो, तो लगा दिया है। पहले जब था तब भी मैं देखने का मेरे पास समय नहीं था, आगे भी नहीं है। मैं न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ता हूं कि मैं तय कर सकता हूं कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। टेलीविजन वाला तो बोलना शुरू करेगा, जब तक पूरा नहीं करेगा कंपलसरी सभी न्यूज सुनने ही पड़ेंगे। अभी ट्रम्प मोदी को इनविटेशन दे या ना दे, मोदी मुझे पूछ के तो जाने वाले नहीं है, ये जान के मैं क्या करूं। तो देर आर सो मेनी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। हालांकि सभी को इंटरेस्ट मेरे जैसा होना जरूरी नहीं है। तो मेरे पत्नी को इंटरेस्ट है तो शी एंजॉयज, पर मैं आई डोंट इवन एंटरटेन दैट थिंग। मैं उसको अपने अंदर जाने ही नहीं देना चाहता। तो दोस्तों फिर से बात पर आ जाए, कंडीशनिंग। तो रजनी भाई के सवाल का ये जवाब था, हमारी कंडीशनिंग ऐसी बन गई है सुबह से शाम तक काम करने की कि उसके अंदर शेयरिंग का स्कोप ही नहीं है। और जब बच्चे बड़े होते हैं, उनके माता पिता जब शेयर नहीं करते, बच्चे भी नहीं सीखते शेयर करना। यहाँ जो भी परिवार उपस्थित है, मैं कहूंगा शाम को एक एपिसोड जरूर हो। अभी तो लॉकडाउन में तो दिन में कभी भी कर सकते हो, लेकिन जब लॉकडाउन खत्म हो जाए, ऑफिस चालू हो जाए, तो शाम को एक एपिसोड जरूर हो जिसमें सब लोग मिलके केवल ये कहे कि आज दिन में क्या हुआ। दोस्तों मैं जब ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करता हूं, मेरा बेटा पूछता है पापा आज प्रोग्राम कैसा रहा। मैं किसको कहूं कि मेरे प्रोग्राम में आज नॉन रिस्पॉन्सिव ऑडियंस था। मैं कितनी कोशिश करता था लेकिन लोग फीडबैक ही नहीं देते थे, कोई सवाल नहीं पूछता था। अब मैं कोई ऑरेटर, स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूं, ना मैं कोई कथाकार हूं। दोस्तों आपके जान के हैरानी होगी, इतने ऑफर्स मेरे सामने आए हैं कि मेरे वीडियो बना के सेल करे सीडी का। मैंने कहा मैं कैमरा के सामने ड्रामा नहीं कर सकता, मैं ड्रामा आर्टिस्ट नहीं हूं, मैं टीचर हूं।
मेरे सामने विद्यार्थी हो लाइव। दोस्तों, ये वेबिनार इसीलिए सफलतापूर्वक चल रहा है क्योंकि आप मेरे सामने हो, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपना वीडियो जरूर ऑन रखो, क्योंकि मैं आपके सामने देख के एक जिंदा इंसान की तरह बात कर रहा हूं। तो इसलिए मैंने सभी ऑफरों को ठुकराया है। नहीं तो वो बड़ी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज थी कि 20-20 मिनट के वीडियो हो जाए, उसकी सीडी बने और सीडी को बेचा जाए, और बेचने वाले ऐसे नेशनल लेवल के दिग्गज थे कि आपको कुछ नहीं करना है, हम सब कुछ कर लेंगे, केवल साइन कीजिए एग्रीमेंट में और बोलिए विषय पर। आज तक नहीं हो पाया। आपको ध्यान गया होगा मैं जो कह रहा हूं, ये भी एक स्ट्रेस है। जो आप नहीं हो वैसा करने की कोशिश करते हो। गुस्सा करना अपना स्वाभाविकपन नहीं है। कई लोगों को जो गुस्सा वाला स्वभाव है ना, हर बात में गुस्सा करने लगते हैं, वो अपने खुद के ऊपर बहुत बड़ी हानि करते हैं, क्योंकि वो शरीर के नियम से विरुद्ध में जा रहे हैं, चेतना मन के नियम से भी विरुद्ध में जा रहे हैं। पर क्योंकि वे कंडीशन बन गई, अब आप कहोगे कि ऐसे गुस्साए व्यक्ति के माता पिता में गुस्सा ना हो, समाज में गुस्सा ना हो, तो आया कहां से? खुद भी खुद का प्रोग्रामिंग करते हैं ना कंटिन्यूअसली। यहाँ जो लोग कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में, उन्होंने जानते होंगे, वो ऐसा कहते हैं मजदूरों को तो गाली देके ही बोलना पड़ता है, नहीं तो वो काम नहीं करते। ये कैसे होता है? जब वो कंस्ट्रक्शन की लाइन शुरू करते हैं तब तो अच्छे होते हैं, किसी किसी कॉन्ट्रैक्टर को सुनते हैं, फिर ये भी बोलना शुरू करते हैं, खुद का प्रोग्रामिंग खुद ही कर देते हैं। गुजराती में आवा लोग સાથે છે ને આ ભાષામાં જ વાત कराए, ऐसी एक स्टेटमेंट बना लेते हैं और बार बार रटते रहते हैं। बार बार रटने से फिर ऐसे वो हो जाते हैं। मैंने गुस्से की वजह से परिवारों को टूटते देखा है। एक यहाँ टोमेटो काटने की बात कह चुका हूं, एकदम छोटी छोटी, कोई पैसों की बात, कोई प्रॉपर्टी की बात, कुछ छोटी सी ऑब्जेक्ट की बात पर झगड़ा होते हुए देखा है। इंसान की गरिमा, पैसा, चीजें, वस्तु, सुविधा पर झगड़ा करना नहीं है। इंसान की गरिमा, इंसानियत की सुरक्षा के लिए झगड़ा करना है, जो मैं बता चुका हूं। अभी वंदन भाई जा रहे हैं, आगे कोई छोटी बच्ची की कोई छेड़खानी कर रहा है, उस समय वंदन भाई को गुस्सा आना चाहिए, क्रोध आना चाहिए। ये क्रोध लाजमी है, क्योंकि कोई मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए क्रोध किया गया है। हम तो कहां क्रोध करते हैं। मैं एक किस्सा सुनाता हूं, क्या फर्क पड़ता है क्रोध नहीं करने से। दोस्तों, मैं अपनी बाइक पर जा रहा था, करीब 25 साल पुरानी कहानी है, गांधीनगर। एकदम रिक्शा वाला कहीं और देखते हुए आया और मेरे से टकराया, और मैं बाइक पर से गिरा, और करीब 15 फुट तक मेरा शरीर पूरा रोड पर घिसा। मेरे जेब में उस समय मैं पॉकेट प्लानर रखता था, वो शर्ट भी फट गया, पॉकेट प्लानर रप्चर हो गया। पर मैं उठ के खड़ा हुआ, मैंने आसमान की तरफ देखा और मैंने कहा थैंक यू, दिस वॉज माई इमीडिएट रिस्पॉन्स। फिर रिक्शा वाला आया, उस समय लोग इकट्ठे हो गए, गांधीनगर में कुछ लोग पहचानते थे, उन्होंने रिक्शा वालों को यहां से पकड़ा। मैंने कहा देखो, गलती किससे नहीं होती, कोई मेरी उसके साथ जाति दुश्मनी नहीं है, तो मुझे आके टकराए, आप उसको छोड़ दो, और मुझे कुछ भी नहीं लगा है, ये केवल थोड़ा शर्ट फटा है, इससे कुछ नहीं होता, मैं बच गया हूं, अच्छा हुआ ये रिक्शा वाला टकराया। ये अगर नहीं टकराता और कोई टकराता तो मैं शायद चला जाता। तो थैंक यू रिक्शा वाला भाई। लोग तितर बितर अलग हो गए। रिक्शा वाला एकदम भावुक हो गया, बोले सर ऐसी स्थिति में तो लोग पीटते हैं, आपने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं भाई, गलती किससे नहीं होती, मेरे मन में कुछ नहीं है। उसने बाइक बाइक साइड में रखा, पहले बैठे बिठाया रिक्शा में और डॉक्टर के पास ले गया कि चेक करवा लो कहीं अंदर कुछ टूट फूट तो नहीं है। बाद में मैंने उसको कहा कि भाई अब तू जा, बोले नहीं सर अब मुझे बिल्कुल दिखता है आपका बाइक तो गया, अभी तो रिपेयरिंग कब जाके आएगा, मैं डेली आपको जहां जाना है ऑटो लेकर के आऊंगा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो हैंडल कर लूंगा, मेरे बाइक नहीं है तो हजारों लोग हैं, दोस्त है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 दिन तक वो आया। तीसरे दिन उसने मेरे साथ जिंदगी की कहानी शेयर की, केवल मेरे मानवीय अभिगम से। उसने कहा कि मैं तो सर ड्राइवर हूं, ये रिक्शा भाड़े पे चलाता हूं, डेली मुझे इतना भाड़ा देना होता है, आपने मेरे पर बड़ी कृपा की है, कोई केस नहीं ठोका, नहीं तो मेरा मालिक मेरी स्थिति खराब कर देता।
आपको लगेगा कि सुरेश भाई ने बहुत अच्छा किया। अब चलते हैं और बैकग्राउंड में। इंजीनियरिंग हो गया, पहली पहली बाइक आई, 15-20 दिन गए होंगे। मैं जमालपुर एरिया में ट्रैफिक सिग्नल में, रेड में, बहुत सारे ट्रैफिक के बीच में खड़ा था। आप जस्ट सीन इमेजिन कीजिए, पूरा ट्रैफिक स्टैंड स्टिल है, मैं भी खड़ा हूं और ट्रैफिक खुला। तो जैसे ट्रैफिक खुलता है तो धीरे धीरे बाइक आगे जा रही थी। उस समय हड़बड़ी में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उस भीड़ को चीरता हुआ निकला और मेरी बाइक के पास आके टकरा के गिरा। जैसे गिरा, मैंने बाइक साइड में ली, उसको उठाया। तब तक लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस वाला भी आ गया। इंसिडेंटली जिन्होंने जमालपुर एरिया देखा है, तो ये बहरमपुरा पुलिस चौकी के पास का एरिया है, वहां एक वैद्य हुआ करते थे। तो स्पॉन्टेनियसली मेरा ध्यान गया वो हाड़ वैद्य, आई मीन देशी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, हाड़ वैद्य, हड्डियों का वैद्य। तो मैं उसके पास ले गया तो उसने पूरा शरीर चेक किया, बोले कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने कहा कि देख भाई, मेरी गलती हो मुझे माफ कर देना। बोले आपकी कोई गलती नहीं है, मैं यही जल्दबाजी में था, मैं तो केवल आपकी बाइक से टकरा है। पर मैं आपको शुक्रगुजार करना चाहता हूं, आज मेरे ज्योतिष ने कहा था बाहर मत निकलना, माँ ने कसम डाली, फिर भी मैं निकला। मुझे यह कहा गया कि तेरी घात है, और आज मैं आपसे टकराया और बच गया हूं, तो आप बड़े सज्जन लगते हो। तो मुझे कुछ नहीं, उन्होंने वैद्य का पैसा भी मुझे देने नहीं दिया था। दोस्तों, आपको ध्यान जा रहा है मैं जो कथा कह रहा हूं? इंजीनियरिंग के जस्ट ग्रेजुएशन के बाद की इस घटना, उस व्यक्ति ने मुझे बख्श दिया। आगे जाके रिक्शा वाले को मैंने बख्श दिया। अब मेरा व्यक्तित्व का ये हिस्सा बना। क्या बना? लोग मिस्टेक करेंगे। यहां जिज्ञासा करके किसी ने स्क्रीन शेयर की है और ये पूरा डिस्टर्ब हो गया है। मेहरबानी करके कोई चालू में प्रोग्राम में मशीन को टच ना करे। तो ये मेरा पूरा हिस्सा बन गया। तो कोई गलती करेंगे तो मैं माफ करूंगा। अब मैं जब माफ करूंगा तो मेरे अंदर कोई स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन तो जैसी है वैसी है, लेकिन मैंने उसका इंटरप्रिटेशन क्या किया कि कोई भी मुझे दुखी करना नहीं चाहता। मैंने किसी से कोई दुश्मनी नहीं की, वो तो केवल अपनी खुद की ऐसी स्थिति संस्कारवश ऐसा कर रहा है, तो मैं माफ कर दूं। तो कम से कम मेरे अंदर शांति की स्थिति बनेगी। दोस्तों, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल ये सब मत सुनिए जो मैं सर नहीं बोल रहा हूं। ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ऐसा करने से उस व्यक्ति का स्वभाव सुधर नहीं जाएगा। वो तो आगे का काम बाकी है, उस काम का नाम है संवाद, पर वो बाकी है। पर उसके पहले अपना मन तो शांत हो जाए। अपने मन के शांत होने मात्र से अभी स्थिति को कैसे हैंडल करना, वो आपके पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है, और यही महत्वपूर्ण है कि हमारा रिस्पॉन्स हमारे नियंत्रण में आ जाए। तो आई थिंक मैंने काफी डिटेलिंग करा कंडीशनिंग में भी, तो मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट हो गया है। अभी मूल बात पर आ जाए। मैंने कहा था संस्कार 3 जगह से होते हैं, तो अभी 3 जगह के बदले चौथा ऐड कर दो कि स्वयं हम खुद को भी संस्कारित करते रहते हैं। तो ये पहले के अंदर फिट हो सकता है परिवार, दूसरा समाज, तीसरा एजुकेशन सिस्टम। अब आप एजुकेशन सिस्टम में नहीं हो तो 2 बच गए, परिवार और समाज। और परिवार में सबको निकाल देने के बाद केवल एक ही बच गया, और वो है आप। आप खुद का भी कंडीशनिंग करते रहते हो। तो एक बार माफ करो, फिर दूसरी बार माफ करो, फिर तीसरी बार माफ करो, तो धीरे धीरे आपके अंदर माफी का संस्कार आप खुद बना लोगे। और पहला जो स्टोरी शेयरिंग कहा था मैंने, शेयर ना कर सको तो केवल अपने अंदर देखो। जैसे रद्दी भाई को मैंने सुनाया था, केवल देखते जाओ। घटना ऐसी घटी, फिर मैंने ये कहा, फिर उसने ये कहा, फिर मैंने ये कहा, फिर उसने ये कहा, फिर मैं यहाँ गुस्सा हो गया, फिर वो वहां गुस्सा हो गया, फिर उसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। ऐसे सीक्वेंस में पूरा का पूरा याद कर लो। एक बार में नहीं, दूसरी बार में करो, तब तक याद करो जब तक आपका ग्रिप छूट जाए। ओ,
यहां पर मेरा अपसेट है, मेरे अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपनी समझ के अनुरूप काम किया, उस व्यक्ति ने अपनी स्थिति संस्कार के अनुरूप काम किया। अभी बात चल रही थी नियम की, वहां से शुरुआत हुई है। तो नियम है कुछ, मैंने उसमें आपको कहा कि रिस्पॉन्स बैक करना, वो नियम क्या नियम है, आपके अंदर जो रेफरेंस फ्रेम बनी है उसके अनुरूप आप रिस्पॉन्ड बैक करते हो। तो जो आपके सामने आपके अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं है तो वो उसकी रेफरेंस फ्रेम से कर रहा है, यही नियम है। तो कुएं में होगा तो हवाड़ा में आएगा, ऐसा गुजराती में कहावत है। यानी कुएं में पानी होगा तो आगे वाली जहां से खेत में पानी जाने वाली रचना है, कुंडी या टेरेस जो भी बोलो, उसमें पानी आएगा। कुएं में नहीं है तो कहां से आएगा? अभी मन के अंदर ही स्थिति ऐसी बनी है तो वैसी ही बाहर निकलेगी। तो करना क्या पड़ेगा? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के दायरे में जब स्ट्रेस होता है, पति पत्नी संबंध, माता पिता संबंध, भाई बहन संबंध, कहीं पर भी ये झगड़ा या कन्फ्लिक्ट होता है, तो वहां ये देखना पड़ेगा कि सामने वाला का स्थिति अभी कैसा है। अभी मैं डॉक्टर हूं और मान लीजिए श्रीपाल पेशेंट बन के आए, श्रीपाल को बीमार देख के मैं ही बेहोश हो जाऊं, तो क्या मैं उसका ट्रीटमेंट कर सकूंगा? नहीं, तो मुझे तो होश में रहना पड़ेगा। तो दो व्यक्तियों के बीच में जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आए तो एक व्यक्ति को पहले अपने आप को संभाल लेना है, फिर आगे दूसरे व्यक्ति को हैंडल करने की बात आएगी। तो मैंने गुस्सा वाली बात की थी और वहां से अब जोड़ देता हूं संस्कार के साथ। दोस्तों इमेजिन कर लीजिए कि आप जंगल में हैं। जंगल में, अब देखिए मैं यहां गुस्सा की बात करूं और कभी ईर्ष्या द्वेष कोई भी बात करूं या काम के प्रेशर की बात करूं, जो भी हो रहा है वो तो शरीर में सेम ही हो रहा है। इसलिए ऐसा मत ले कि गुस्से वाला तो मेरी जिंदगी में नहीं है तो मेरे तो कोई कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं आगे बता चुका हूं मेरी खुद की स्टोरी, परफेक्शनिस्ट, राइट? वो गुस्सा नहीं है पर स्ट्रेस तो है। कहीं जल्दी पहुंचनी की हड़बड़ी, कोई गुस्सा नहीं है, केवल जल्दी पहुंचना है। आप गाड़ी में ही हो, एयरपोर्ट पहुंचने का अंतर 20 मिनट जीपीएस दिखा रहा है और गेट बंद होने में 15 मिनट की देरी है। अब आपको 5 मिनट मिस हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। अब आपके अंदर क्या है? स्ट्रेस है, राइट? तो देखिए ऐसी स्थिति में जो शरीर में घटनाएं घटती है, जो शरीर का नियम है, उसको शरीर का संस्कार में कहूं तो हम चलते हैं जंगल में। अब ध्यान से सुनेंगे जंगल में क्या होता है। हिरन और बाघ आमने सामने आ जाए तो हिरन कोशिश करेगा जान बचाने के लिए भागने की, और बाघ को भी तो खाना है, उसको भी तो अपना शरीर को संभालना है, जान बचानी है, तो वो भी भागेगा, वो हिरन के पीछे भागेगा। अब हिरन के सामने दो ही रिस्पॉन्स है। अब देखिए हिरन को भागने के लिए हाथ पांव यानी कि लीम्स में ज्यादा ऊर्जा चाहिए। जब ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्टमक से ज्यादा ना जाते हुए लिम्स की ओर ज्यादा जाएगा, यानी कि टेम्पररी डाइजेशन की प्रक्रिया को रोक देना होगा। इसीलिए या तो वो वोमिट कर देगा या टट्टी कर देगा। ध्यान रहे स्ट्रेसफुल कंडीशन में शरीर में जो जो चेंजेस आते हैं, अगर आपको ये स्थिति देखनी हो तो केवल किसी गाय को भगा के देखो, हाथ में डंडा लो और गाय के पीछे दौड़ो या कुत्ते के पीछे दौड़ो या बकरी के पीछे दौड़ो, आप देखोगे थोड़ी ही समय में वो विष्ठा छोड़ देगा, यानी शरीर में से वो निकाल देगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पर सबसे पहला इंपैक्ट है। आगे बढ़े। हिरण को जंगल में रास्ता देखना है, आंख की पुतलियां विस्फारित होंगी, प्यूपिल विल बी डायलेटेड, ताकि सीन पूरा का पूरा दिख जाए, चीजें साफ दिखनी चाहिए, नहीं तो वो कहीं टकरा के मर जाएगा। ब्रेन बहुत शार्प काम करना चाहिए ताकि उसको इमीडिएटली क्विक डिसीजन लेना है कि कहां से मैं अपना रास्ता निकालूं। ऐसी स्थिति के अंदर आंख की पुतलियां विस्फारित होगी, ब्रेन बहुत अलर्ट स्थिति में आ जाएगा। अब जब खून को पहुंचाना है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, ग्लूकोज को दहन करने के लिए चाहिए होगा आपको ग्लूकोज सिक्रेशन। आप जानते हैं ना हमारे शरीर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन,
तो ग्लूकोज पहुंचाना है, उसको दहन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या होगा? देख रहे हो डेमो? फेफड़े काम करेंगे, हृदय जोरदार काम करेगा, तो धक 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 बहुत बढ़ जाएगा। फेफड़े बहुत काम करेंगे तो ऑक्सीजनेशन बढ़ जाएगा। अब गलती से भी हिरन कहीं टकरा गया और चमड़ी फट गई तो चमड़ी में से खून बहेगा, तो चमड़ी बड़ी टाइट हो जाएगी, एकदम टाइट हो जाएगी, ताकि कोई खरोंच भी आए तो जल्दी से इंजरी ना हो। अभी हिरन के शरीर में जितने भी जॉइंट्स है, सबसे वीक पार्ट वही है। तो जितने जॉइंट्स है उसके आसपास के मसल एकदम टाइट हो जाएंगे, ताकि दौड़ते समय परफेक्ट फंक्शन हो जॉइंट का और जॉइंट टूट ना जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जर्क जॉइंट पर आएगा भागते और दौड़ते समय। मैं जो स्टोरी कह रहा हूं, आपका ध्यान जा रहा है? इसको कहते हैं साइकोसोमेटिक रिस्पॉन्स। जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो साइको यानी मन में स्ट्रेस होता है, तो सोमा यानी शरीर पर उसका रिस्पॉन्स आता है। अब कोई भी झगड़े वाली स्थिति को याद कीजिए, ऐसा बोलते हैं, ये डोड़ा से नो काढ़े से मारे सामने, आंख की पुतलियां विस्फारित हो जाएगी, चेहरा लाल घूम हो जाएगा, कई लोग तो थर्राने लगेंगे गुस्से से। कहते हैं आग बबूला हो जाना हिंदी में। राखी बहन, मैंने ठीक शब्द प्रयोग किया, आग बबूला हो जाना। तो जैसे व्यक्ति गुस्सा करते हैं, आंख की पुतलियां विस्फारित हो जाती है, चेहरा लाल घूम हो जाता है, चमड़ी टाइट होती है, हृदय रक्तचाप बढ़ता है, फेफड़े का कार्यक्रम भी बढ़ जाता है, खाने का मन नहीं होता, या डायरिया या डिसेंट्री। जिनको इनके सभी प्रूफ चाहिए ना, मैं कुछ एक एग्जांपल से प्रूफ देता हूं। जिनके घर में बच्चे बड़े हुए हैं, कभी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि एग्जाम के दौरान कुछ कुछ बच्चों को डायरिया हो जाता है। ये एग्जाम के इंड्यूस स्ट्रेस है, वो बार बार टॉयलेट की ओर भागते हैं, क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल कंडीशन है, शरीर कचरा फेंक ही देगा, खुराक भी फेंक देगा कचरा मान के, क्योंकि अभी डाइजेशन करने का कोई स्कोप नहीं। अब विनोदा जब सूरज भाई के साथ झगड़ती है, तो कहती आज मुझे खाना नहीं खाना, तो जब चिढ़ जाते हैं तो सबसे पहला कहते खाना नहीं खाना। चलो हिरन वाली स्टोरी। इतना जितना हिरन के शरीर में फर्क पड़ा, भाग के शरीर में भी पड़ा। मनन सवाल पूछे उसके पहले ये पूरा कर दूं। अब ये दोनों के शरीर में जितना फर्क पड़ा नहीं, सभी उन्होंने यूज कर लिया। हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में आते हैं, हमारे शरीर में जो फर्क पड़ता है हम इसको कोई यूज नहीं कर पाते। जैसे अभी मनन भाई को गुस्सा आ रहा है मानिनी पर, मान लीजिए टेम्पररी उनकी पत्नी का नाम मानिनी है, तो मनन को मानिनी पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन मनन ना तो मानिनी पर हाथ उठा सकता है, ना मानिनी घर छोड़ के भाग सकती है, ना मनन पीछे भाग सकता है, लेकिन शरीर में तो सभी फर्क पड़ेगा वही, पर मनन कुछ नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, वो कल के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कैसे शरीर में धारण करते हैं। और जब ये आपके अंदर बैठ जाएगा तो आपके अंदर एक बड़ी जिज्ञासा क्रिएट होगी कि अब हम टूल्स और टेक्निक को समझें, क्योंकि जब तक हमें इसकी गंभीरता नहीं होती, हम स्ट्रेस क्रिएट करते ही रहते हैं। लोग पैसों के लिए स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। अरे यार, तुम्हारा स्वास्थ्य, परिवार की खूबसूरती इंपॉर्टेंट है, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसों कमाने के लिए स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। अरे पैसे कमाने जाओ ना, कौन ना बोल रहा है? उसके लिए स्ट्रेस क्रिएट करने की क्या जरूरत है? लोग पैसों के लिए स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, बहुत सारे पैसे ले आते हैं और थर्मोस भी ले आते हैं। थर्मोस में दूध रहता है, क्योंकि इनको एसिड रिफ्लक्स होते हैं, एसिडिटी होती है, अगर संभाला नहीं गया तो अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो जाएगा, रात को नींद चली जाती है। क्यों इतने पैसे कमाए भाई? बीमार होने के लिए कमाए क्या? तो उत्पल, मैं तुम्हें बधाई देता हूं, जब तुमने शेयरिंग किया था कि हम लोग 9 बजे सो जाते हैं, लेकिन बेटा मैं तुम्हें बता दूं, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 1 बजे तक भी अगर तुम जागते हो, अगर तुम्हारी स्थिति प्रसन्नता की है, मन में परम शांति है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हाँ, शरीर को थोड़ा ऐसा लगेगा कि थोड़ी नींद कम हुई, पर तुम मन की अति प्रसन्न अवस्था पर अगर पहुंच गए तो बहुत कम नींद हो जाएगी। मेरा खुद का योग की शिक्षा के दौरान अनुभव रहा है। मैं सुबह में आईएएस आईपीएस अधिकारियों को डेमोन्स्ट्रेशन करता और मेरे शिक्षक उनकी कमेंट्री देते, यानी आसन प्राणायाम मुझे करने और वो उसका वर्णन करे। और सुबह में उनका डेमो के बाद हमारा 1.5 घंटे का योग का क्लास, और फिर शाम को फिर डेमो और शाम को क्लास। तो दिन में 1.5 आवर मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 टाइम्स 6 आवर्स योग में जाते मेरी नींद 4 घंटे की हो गई। कम नींद, क्योंकि कितनी प्रसन्न अवस्था। एक तो शरीर बैलेंस में, आप जब किसी को अच्छा सिखा रहे हो तो प्रसन्न ही प्रसन्नता। तो आपने जो ये चॉइस किया है कि 8:30 9:30 थोड़ा जाग ले, लेकिन अगर आप मेरे साथ प्रसन्नता महसूस करते हो तो कोई स्ट्रेस नहीं है। प्रसन्ने सर्व दुखानाम मनसा चे प्रसन्ने न भासति वा करोति वा। राइट, भगवान बुद्ध और भगवत गीता दोनों को याद कर दिया। यस मनन, प्रश्न। સર તમે જે કીધું કે કોઈ પણ ઇન્સિડન્ટ થાય કે ઘટના ઘટે તો તમે એને પ્રસન્ન કે તમે કીધું કે ઘણી ડ્રામેટાઇઝ રિએક્શન તમે, પણ ઘણીવાર એવું થાય કે એ બેકફાયર બી થઈ શકે સર, એવું ના બને? કારણ કે સામેવાળી વ્યક્તિ એવું એક્સપેક્ટ કરતી હોય કે તમે આનો આ રીતે રિસ્પોન્સ આપો, એમ એવું 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 બની શકે એમ? बने बने, सभी कुछ संभव है। इसको कहते हैं कंसेक्वेंसेस। कंसेक्वेंसेस के लिए तैयारी रख के ही रिस्पॉन्स करना है। राइट, ये तो हमेशा संभावना है ही। पर क्या होगा भाई मनन भाई, प्रीवियस एपिसोड को याद करो। मैंने हमेशा कहा आपको मन की शांत अवस्था, आपकी मन की जितनी शांत अवस्था बनेगी ना, आपके परिस्थिति आपके अंदर बिल्कुल प्रतिबिंबित होगी। लोग आपके अंदर प्रतिबिंबित होंगे, लोग के मनोभाव आपके अंदर प्रतिबिंबित होंगे। फिर आप बिल्कुल पकड़ पाओ। हमारी गड़बड़ी क्या होती है, हम खुद को हैंडल नहीं कर पाते और पूरी दुनिया को हैंडल करने चले। इशू यहीं पर है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये विवेकानंद जी के पास से सीखा। कैसे करना जिंदगी में? अपनी खुद की मुक्ति के लिए और जगत के कल्याण के लिए। खुद की मुक्ति कैसी? 6 शत्रु दिखाए थे मैंने। ये 6 शत्रु से हम लड़ाई में से बाहर निकले तो मुक्ति होने। काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। अब लोग कहते हैं ये सब धर्म का काम है। अरे भाई, ये तो इंसान का काम है। इंसान इंसान की तरह जिए, वो इसका धर्म है। बाकी सब तो पंथ संप्रदाय रास्ते है। जो फेथ है ना, मैं उसको धर्म नहीं कहता हूं। कोई माता जी के अंदर फेथ रखता है, कोई पिताजी के अंदर फेथ रखता है, कोई बेटा जी के अंदर फेथ रखता है। आप कहोगे ये कैसी बात करें? उत्तर भारत में चले जाइए, माता जी के अंदर फेथ मिलेगा, वैष्णो देवी। राइट, फिर थोड़े साइड में चले जाइए, राइट लेफ्ट, पिताजी के अंदर फेथ मिलेगा। वहां दुर्गा की पूजा करते हैं तो यहाँ शिव जी की पूजा करते हैं। अब नीचे आ जाइए महाराष्ट्र में तो बेटा जी की पूजा मिलेगी, गणेश जी। और नीचे चले जाइए तो फिर कार्तिकेय की पूजा मिलेगी। कितना मजा आता है। देश में कोई पिताजी को पूजा करता है, कोई माता जी को करता है, कोई बेटा को करता है। अभी एकदम उत्पल निकला कि मुझे तो पिताजी भी मंजूर नहीं, माता जी भी मंजूर नहीं, बेटा जी भी मंजूर नहीं। और वहां सूरज पटेल बैठा था सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि भाई जिसको जो पसंद आए ले जाओ। तो मैंने इनके सामने एक नाग फेंका, तो उत्पल ने कहा जय गोगा बाप जी। तो अब वो गोगा बाप जी की पूजा करते हैं। समझ में आया? तो ऐसा, ये सब फेथ है, ये कोई धर्म थोड़ी है। धर्म तो केवल एक ही है, सुखी होना। संसार के 750 करोड़ मानव किससे अलग नहीं हो सकते, इस इच्छा से कभी कोई अलग नहीं हो सकता। धर्म का व्याख्या है जिसका जिससे विलगीकरण ना हो सके वह है उसका धर्म। जिसके साथ जो जुड़ा है उसको कभी उसके डिटैच नहीं कर सकते। 24 घंटा आप केवल और केवल सुखी होने की कोशिश करते हैं और कोई एजेंडा नहीं है। सुखी होते हैं या नहीं होते हैं वो तो बात की बात है, पर एजेंडा तो एक ही है। हाँ चंद्रेश, मैंने आपको देखा है, लेकिन मुझे ये सूत्र तो पूरा करना पड़ेगा। केवल सुखी होना एक ही धर्म है। अब इस धर्म को
फॉलो करते हुए हमारी जैसी गलतफहमी है वैसे रास्ते हम अपनाते हैं। जैसे मेरे बच्चे जब छोटे थे तो हम हनुमान मंदिर जाते थे, तो घर से नारियल के सभी छिलके निकाल देते थे, फिर वहां जाके महाराज को कहते कि इसको हनुमान जी मूर्ति को टच कराओ, तो पांव को टच कराते, फिर वो वापस ले आते, थैला में भर के घर आ जाते। वहां बच्चे हेलीपैड पर कुछ खेलते, फिर हम घर आके बिल्कुल अपने किचन में पानी का गिलास तैयार रख के फोड़ के पूरा का पूरा पानी पी जाते, और पूरा परिवार कोपरा कोकोनट खा जाते। जबकि मैं देखता था कि मंदिर में क्या होता था, वो लोग नारियल लेकर के वो पुजारी को बोले तो पुजारी तोड़ के आधा हनुमान जी के पांव में फेंके, आधा इनको दे। मुझे बड़ा अपमान लगता था कि हनुमान के सामने फेंकते, ले आधा तू ले आधा मैं लू। कैसी बात है। ईश्वर तत्व नीचे से सॉल्ट के अंदर से कितने न्यूट्रिएंट खींच के नारियल के टॉप पेड़ में वहां तक पहुंचाना, जरा सोचिए कितनी पूरी प्रकृति मेहनत करती है। एक नारियल का पेड़ इतना बड़ा ऊपर हो गया, ऊपर पानी पहुंचाया, इतना मीठा पानी, इसके अंदर कोपरा भी, और हम कितने मूर्ख इसको फोड़ के पानी खराब करें और आधा माने हुए भगवान के पास फेंके। दोस्तों, मैंने कभी शंकर भगवान के ऊपर एक लोटी जल नहीं चढ़ाया, ना मैंने कभी दूध चढ़ाया। मेरे गार्डन के अंदर एक हनुमान शंकर भगवान की मूर्ति मैंने इसलिए रखी कि मैंने बेलपत्र के पेड़ लगाया तो लोग बेलपत्र तोड़ने लगे। मैं रोकू कि भाई प्रकृति परमात्मा ही पेड़ उगाते हैं, क्यों तोड़ते हो? बोले सावन का महीना है, शिव जी को चढ़ाते हैं। मैं पड़ोसियों को तो कंट्रोल कर सका, लेकिन मेरी सोसाइटी 100 से अधिक ब्लॉक की है। जब हम घर के अंदर हो तो कोई आके तोड़ जाए। फिर हमने फेंस कर दी, तो स्कूटर खड़ा रख के स्कूटर के ऊपर चढ़ के तोड़े। हमने नीचे से प्रूनिंग करते करते पेड़ को बड़ा कर दिया। लोग मेरे से भी स्मार्ट निकले। फिर एक दिन मैंने वो शंकर भगवान का मूर्ति रख दिया नीचे। अब जो तोड़ने है उसको कहूं देखो हाथ जोड़ो, मैंने पूरे शंकर भगवान को पूरा पेड़ ही दे दिया, तू क्या 3-3 पत्ते तोड़ते हो? अब कुछ एक लोग मेरी बात सुनने लगे, तो आज भी अब सावन के महीने में कोई कोई लोग जाते हुए वहां खड़े होते हैं। हालांकि शंकर भगवान का चेहरा तो मेरी और है, उनको तो पीठ दिखती है, फिर भी प्रणाम करके जाते हैं, जूते निकालते प्रणाम करके फिर जाते हैं। ना तो मैं गार्डन में उसके ऊपर पानी चढ़ाता हूँ, हाँ कभी गार्डन में गार्डनिंग करते हुए ध्यान जाए कि मिट्टी चढ़ गई है तो मैं चढ़ा देता हूँ। वो सफाई का काम है, क्योंकि मुझे बिल्कुल मालूम है इंसान में नहीं दिखेगा तो पत्थर में कहां से दिखेगा। कोशिश तो इंसान में देखने की करनी है जो 24 घंटा हमारे आसपास है। अब उसके अंदर ईश्वर कैसे देखे? तो ईश्वर की जो कोई शक्ति है, उस शक्ति ही नियम है, उसको समझ में आए। जैसे बिजली है, बिजली से नितिन ने एसी चलाया, चंद्रेश ने पंखा चलाया, मैंने ट्यूबलाइट चलाई, विनोदा ने कंप्यूटर चलाया, रसिक ने मोबाइल चलाया। बिजली तो बिजली है, सबके पास स्वतंत्रता है। ये बिजली शक्ति हर एक इंसान के अंदर है, यही परम तत्व है, यही ईश्वर है। और हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता, इस बिजली का क्या प्रयोग करे? तो जिसको जितनी अकल है बिजली का प्रयोग करके करते हैं काम। नियम समझ में आए तो बिजली का प्रयोग करके सुखी हो जाते हैं, नियम समझ में नहीं आए तो बिजली का प्रयोग करके दुखी हो जाते हैं। इतना सिंपल है। अभी कुंजल बेन आयरन कर रहे थे अपने पैंट को, नियम समझ में आया था तो पैंट का आयरन हो गया। लेकिन उनकी बेटी को नियम समझ में नहीं आया तो वो पैंट के ऊपर आयरन रख के नहाने गई, वापस आई तो पैंट पूरा जल चुका था। उसमें बिजली का कोई दोष, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का कोई दोष? नियम है। अब मुझे लगता है नियम समझ में आ गया होगा। बिजली के संपर्क में, गर्म चीज के संपर्क में कोई चीज आएगी तो नियम से जलेगी, दोष नहीं है। आयरन का दोष नहीं है, बिजली का दोष नहीं है, नियम है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा को समझ ले तो नियम से बहाएगा, तो स्वयं सुखी, दूसरे को भी सुखी कर देगा। तो क्या नियम है? कोई आपको दुखी करना नहीं चाहता, उनकी स्थिति ऐसी है इसलिए गुस्सा कर डालते, भ्रम में है, भूल करते, माफ करो। देखो किसी राम ने कहा इसलिए मत करना, क्योंकि वो नहीं आएंगे आपको कुछ पूछने। गड़बड़ी यही है, हम किताब पर 2 बिंदु लगाते, 2 बिंदु यहाँ लगते, फिर मेरे को ठीक कर देना। कहाँ से ठीक करेगा? कोई करने वाला है ही नहीं। उसने कह दिया करने, ठीक करने का पूरा सामान तो दे दिया, अब क्या है?
बिजली दे दी, इस्त्री आयरन दे दिया, पेंट दे दिया, राइट? अब सब कुछ दे दिया, अब तो तुम करो। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, कल फिर मिलेंगे।